नमस्ते दोस्तों, आज हम वक्त की सुई को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब हम 1800 के दशक की गुलामी से निकलकर उस मोड़ पर खड़े हैं जहां एक नई सदी शुरू हो चुकी है। साल है 1900। 19वीं सदी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी छाया अभी भी भारत पर भारी है। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा आप सोच भी नहीं सकते। मल्टीपल रीटेक्स, एडिटिंग और पेशेंस तब जाके बना, तो अब देख लो। ये वो भारत है जो पूरी तरह अंग्रेजी राज के अधीन है। ये वो भारत है जो आर्थिक रूप से थका हुआ है, सामाजिक रूप से बंटा हुआ है, लेकिन भीतर ही भीतर जाग रहा है। अगर आप इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसे महसूस करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और द अनसीन भारत को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम समझेंगे 1900 का भारत कैसा था। उस समय लोग कैसे जीते थे, क्या सोचते थे और क्या महसूस करते थे। 1900 तक आते आते अंग्रेजी राज पूरी तरह स्थापित हो चुका था। 1857 के बाद कंपनी शासन समाप्त हो गया था और अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। दिल्ली में अब मुगल सत्ता नहीं थी बल्कि ब्रिटिश वायसराय का शासन था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे, एक महत्वाकांक्षी, कठोर और अपनी श्रेष्ठता पर अडिग अधिकारी। उनका मानना था कि भारत को अगले 100 साल तक ब्रिटिश शासन की जरूरत होगी। प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह अंग्रेजी नियंत्रण में था। इंडियन सिविल सर्विस (ICS) ब्रिटिश साम्राज्य की रीढ़ थी। ऊपर के सभी महत्वपूर्ण पद, कलेक्टर, कमिश्नर, जज, पुलिस अधीक्षक, सब अंग्रेज अधिकारियों के पास थे। भारतीयों को निचले प्रशासनिक पदों तक सीमित रखा गया था। क्लर्क, मुंशी, अनुवादक, रिकॉर्ड कीपर। उन्हें अधिकार नहीं, बस आदेश पालन की भूमिका दी गई थी। कानून का ढांचा आधुनिक दिखता था। अदालतें थीं, कानून की किताबें थीं, न्याय व्यवस्था थी, लेकिन न्याय बराबरी का नहीं था। नस्लीय भेदभाव साफ दिखाई देता था। अगर किसी अंग्रेज ने भारतीय पर अत्याचार किया तो सजा हल्की होती थी या नहीं होती थी, लेकिन भारतीयों को कठोर दंड दिया जाता था। अदालतों में भी दो तरह की व्यवस्था थी, एक साहब के लिए, दूसरी देसी के लिए। 1900 का भारत राजनीतिक रूप से शांत दिखाई देता था, लेकिन यह शांति सतही थी। 19वीं सदी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय चेतना जन्म ले चुकी थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने इस मंच को खड़ा किया था। शुरुआत में यह एक मंच था जहां पढ़े लिखे भारतीय अंग्रेजी शासन से सुधारों की मांग करते थे। वे तत्काल आजादी नहीं मांग रहे थे, बल्कि अधिक प्रतिनिधित्व, अधिक अधिकार और प्रशासन में हिस्सेदारी चाहते थे। उनका तरीका विनम्र था, याचिकाओं और प्रस्तावों का था। वे मानते थे कि अंग्रेज न्यायप्रिय हैं और उचित मांग पर सुनेंगे, लेकिन अंग्रेजी शासन भारतीयों को बराबरी देने के लिए तैयार नहीं था। कांग्रेस के प्रस्तावों को या तो नजरअंदाज किया जाता था या उनका मजाक उड़ाया जाता था। अंग्रेज अखबारों में कांग्रेस को बाबुओं की सभा कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर भी एक नई पीढ़ी उभर रही थी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, ये लोग याचिका की जगह प्रतिरोध की बात करने लगे थे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा अभी जोर पकड़ना बाकी था, लेकिन उसकी जड़ें 1900 के आसपास ही पड़ने लगी थीं। अगर हम 1900 के भारत को सामाजिक दृष्टि से देखें तो यह एक विरोधाभासों से भरा समाज था। एक और शहरों में अंग्रेजी स्कूल, रेलवे स्टेशन, टेलीग्राफ लाइनें और औपनिवेशिक इमारतें थीं। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण शुरू हो चुका था, जो ब्रिटिश साम्राज्य की भव्यता का प्रतीक बनने वाला था। बॉम्बे में गौथिक शैली की इमारतें खड़ी हो रही थीं। मद्रास में मरीना बीच अंग्रेजों का पसंदीदा स्थान था। दूसरी ओर गांवों में वही सदियों पुरानी जीवन शैली, बैलों से हल चलाते किसान, मिट्टी के घर, मानसून पर निर्भर खेती। भारत की लगभग 85% आबादी गांवों में रहती थी। करीब 29 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 4 करोड़ लोग शहरों में थे। गांवों में बिजली नहीं थी, पक्की सड़कें नहीं थीं, अस्पताल नहीं थे। उनके लिए ब्रिटिश राज का मतलब था लगान, पुलिस और अदालत। बाकी सब कुछ वैसा ही था जैसा उनके बाप दादा के जमाने में था। खेती अभी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, लेकिन किसान सुरक्षित नहीं थे। लगान की दरें ऊंची थीं। रैयतवारी और जमींदारी दोनों व्यवस्थाओं में किसान पिसता था। फसल खराब हो जाए तो भी कर देना पड़ता था। 1899 से 1900 के अकाल ने मध्य भारत, राजपूताना, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल के कुछ हिस्सों को बुरी तरह प्रभावित किया। लाखों लोग भुखमरी का सामना कर चुके थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 10 लाख लोगों की मौत हुई थी, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा मानी जाती है। इस अकाल के दौरान भी अनाज का निर्यात पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। गेहूं, चावल और दालें बंदरगाहों से जहाजों में भरकर लंदन और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों को भेजी जा रही थीं। औपनिवेशिक शासन का मूल सिद्धांत स्पष्ट था, भारत साम्राज्य के लिए संसाधन प्रदान करेगा, चाहे उसकी अपनी जनता को कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। 1900 के आसपास भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक ढांचे में पूरी तरह ढल चुकी थी। भारत कच्चा माल निर्यात करता था, कपास, जूट, चाय, नील, अफीम, गेहूं, चमड़ा। बदले में ब्रिटेन से तैयार माल आता था, कपड़ा, मशीनें, रेल का सामान, धातु के उत्पाद। यह व्यापार असमान था। भारतीय उद्योग सीमित थे। पारंपरिक कारीगर वर्ग पहले ही कमजोर हो चुका था। मशीनी कपड़े के आने से हथकरघा बुनकर बर्बाद हो गए थे। लखनऊ, मुर्शिदाबाद, ढाका, सूरत जैसे पुराने व्यापारिक केंद्र अपनी चमक खो चुके थे। शहरों में कुछ मिलें और कारखाने जरूर खुल रहे थे। अहमदाबाद में कपड़ा मिलें चल रही थीं। बॉम्बे में जमशेदजी टाटा ने स्टील प्लांट की योजना शुरू की थी। कलकत्ता में जूट मिलें थीं, लेकिन इनका स्वामित्व या तो अंग्रेजों के पास था या बड़े भारतीय पूंजीपतियों के पास।
जो औपनिवेशिक व्यवस्था से टकराने के बजाय उसमें जगह बना रहे थे। आम भारतीय मजदूर के लिए काम की स्थिति भयानक थी। लंबे घंटे, कम वेतन, कोई सुरक्षा नहीं, मजदूरों के अधिकारों की कोई बात नहीं होती थी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। उन्होंने गणनाओं से साबित किया कि भारत से हर साल करोड़ों रुपए ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं, वेतन, पेंशन, व्यापारिक मुनाफे, ब्याज के रूप में। यह विचार धीरे धीरे शिक्षित भारतीयों तक पहुंच रहा था कि गरीबी केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि व्यवस्थित आर्थिक शोषण का परिणाम है। अगर हम 1900 के शहरों को देखें तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास प्रमुख केंद्र थे। कलकत्ता प्रशासनिक राजधानी था, वहां बड़े सरकारी भवन, क्लब और अंग्रेजी बस्तियां थीं। गवर्नमेंट हाउस, हाई कोर्ट, टाउन हॉल, ये सब ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक थे। यहाँ अंग्रेज अफसर अपनी दुनिया में जीते थे। घुड़सवारी, गोल्फ, शाम की पार्टियां, क्लबों में ड्रिंक्स। भारतीयों का वहां प्रवेश वर्जित था, सिवाय नौकरों के। लेकिन उन्हीं शहरों में भारतीय मोहल्ले भी थे, भीड़ भाड़ वाले, अस्वच्छ, सीमित सुविधाओं वाले। गंदी गलियां, खुली नालियां, बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता था। हैजा, प्लेग, मलेरिया आम बीमारियां थीं। 1896 से 97 में बॉम्बे में प्लेग फैला था, जिसने हजारों लोगों की जान ली थी। सरकार ने सख्त उपाय किए थे, लेकिन वे भी दमनात्मक और अपमानजनक थे। घरों की जबरन तलाशी, मरीजों को अलग थलग करना। अंग्रेज और भारतीय एक ही शहर में रहते थे, लेकिन दो अलग दुनियाओं में। एक तरफ बिजली, साफ पानी, बगीचे, बंगले थे, दूसरी तरफ अंधेरे मकान, भीड़ भाड़, गरीबी थी। यह सिर्फ आर्थिक भेद नहीं था, यह नस्लीय अलगाव था। रेलवे 1900 तक पूरे भारत में फैल चुकी थी। करीब 40,000 किलोमीटर की रेल लाइनें बिछ चुकी थीं। यह औद्योगिक प्रगति का प्रतीक मानी जाती है, लेकिन इसका असली उद्देश्य था संसाधनों को बंदरगाह तक तेजी से पहुंचाना और सैनिकों की आवाजाही आसान बनाना। रेलवे ने भारत को भौगोलिक रूप से जोड़ा जरूर, लेकिन आर्थिक लाभ मुख्यतः ब्रिटेन को हुआ। रेल लाइनें गांवों के बीच से गुजरती थीं, लेकिन गांव वालों के लिए टिकट इतना महंगा था कि वे शायद ही कभी यात्रा कर पाते। सामाजिक दृष्टि से 1900 का भारत परिवर्तन के दौर में था। सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहे थे। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महादेव गोविंद राणाडे, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने समाज में हलचल पैदा की थी। बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, छुआछूत, अशिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो चुकी थी। कुछ कानून भी बने थे, लेकिन उनका असर धीमा था। शिक्षा धीरे धीरे फैल रही थी, खासकर शहरों में। मिशनरी स्कूल, सरकारी स्कूल और कुछ भारतीय संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे स्कूल थे, लेकिन साक्षरता दर बहुत कम थी। पुरुषों में करीब 10% और महिलाओं में 1% से भी कम। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था, जो एक तरह से नया विभाजन पैदा कर रहा था। अंग्रेजी था अभिजात्य वर्ग और अनपढ़ जनता। एक नया मध्यम वर्ग उभर रहा था। शिक्षक, वकील, पत्रकार, क्लर्क, डॉक्टर, यही वर्ग आगे चलकर राजनीतिक आंदोलन का आधार बनेगा। ये लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, पश्चिमी विचारों से परिचित थे, लेकिन अपनी जड़ों से भी जुड़े थे। इनमें से कई लोग ब्रिटिश उदारवाद के आदर्शों, स्वतंत्रता, समानता, न्याय की बात करते थे और सवाल उठाते थे कि अगर ये सिद्धांत सही है तो भारत में क्यों लागू नहीं होते। लेकिन समाज में विभाजन भी गहरा था। जाति व्यवस्था मजबूत थी। ऊंची और नीची जातियों के बीच दूरी बनी हुई थी। छुआछूत सामान्य बात थी। दलितों को मंदिरों, कुओं, स्कूलों से दूर रखा जाता था। सामाजिक गतिशीलता लगभग असंभव थी। अंग्रेजों ने भी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत धार्मिक और सामाजिक विभाजन को हवा दी। 1871 की जनगणना से शुरू करके अंग्रेजों ने जाति और धर्म के आधार पर लोगों को वर्गीकृत किया। हिंदू मुस्लिम भेद को राजनीतिक रूप देने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो चुकी थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होने वाली थी। अंग्रेज जानते थे कि एकजुट भारत उनके लिए खतरा होगा, इसलिए वे समुदायों के बीच दरारें पैदा करने की कोशिश करते रहे। 1900 के आसपास भारतीय प्रेस सक्रिय हो चुका था। दी बंगाली, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्र अंग्रेजी शासन की नीतियों की कड़ी आलोचना करने लगे थे। तिलक का केसरी खासतौर पर मुखर था। प्रेस के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। लोग जान रहे थे कि सिर्फ उनकी समस्या नहीं है, पूरा देश एक ही व्यवस्था से जूझ रहा है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रोमेश चंद्र दत्त जैसे विद्वानों ने आर्थिक शोषण को सामने रखा। उन्होंने तथ्यों और आंकड़ों से साबित किया कि भारत व्यवस्थित रूप से गरीब बनाया जा रहा है। यह विचार धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा था। सांस्कृतिक स्तर पर भी जागरण था। साहित्य, कविता और नाटक के माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना उभर रही थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का वंदे मातरम गीत लोकप्रिय हो रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविताओं से बंगाली मानस को झकझोर रहे थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी में नवजागरण की शुरुआत की थी। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे क्षेत्रों में राजनीतिक चेतना तेज हो रही थी। हालांकि 1900 में अभी व्यापक जन आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, लेकिन असंतोष की नींव तैयार हो चुकी थी। अगर हम आम आदमी की जिंदगी देखें तो वह कठिन थी, लेकिन पूरी तरह निराश नहीं। गांवों में लोग खेती करते थे, मेलों में जाते थे, त्योहार मनाते थे। होली, दिवाली, ईद, बैसाखी, ये त्योहार जीवन में रंग भरते थे। परिवार संयुक्त थे, बुजुर्गों का सम्मान था, रिश्तों की गर्माहट थी। जीवन सरल था, लेकिन असुरक्षित भी। बीमारी, अकाल, कर और कर्ज हमेशा खतरे की तरह मौजूद थे। महिलाओं की स्थिति जटिल थी। एक ओर शिक्षा धीरे धीरे कुछ उच्च वर्गों में पहुंच रही थी, दूसरी ओर अधिकांश महिलाएं घरेलू दायरे में सीमित थीं।
पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं की दयनीय स्थिति, ये सब सामाजिक वास्तविकता थे। सामाजिक सुधारों की चर्चा शहरों में हो रही थी, लेकिन गांवों में बदलाव बहुत धीमा था। फिर भी कुछ साहसी महिलाएं सामने आ रही थीं। पंडिता रमाबाई, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट जैसी महिलाओं ने समाज में अपनी जगह बनाई। वे शिक्षा, सामाजिक सुधार और राजनीतिक जागरूकता की वकालत कर रही थीं। लेकिन ये अपवाद थीं, नियम नहीं। 1900 का भारत बाहरी रूप से शांत था, लेकिन भीतर से बदल रहा था। अंग्रेजी शासन मजबूत दिखता था, लेकिन पहली बार भारतीयों में यह भावना पैदा हो रही थी कि यह शासन न तो न्याय संगत है और न ही स्थायी। राजनीतिक संगठन, प्रेस, शिक्षा और सामाजिक सुधार, ये सब आने वाले विस्फोट की तैयारी थे। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत एक मोड़ पर खड़ा था। वह अभी पूरी तरह गुलामी में था, लेकिन उसकी चेतना जाग रही थी। वह आर्थिक रूप से निर्भर था, लेकिन मानसिक रूप से सवाल पूछने लगा था। अगले कुछ दशकों में कांग्रेस में नरम और गरम दल का विभाजन होगा, स्वदेशी आंदोलन शुरू होगा, 1905 में बंगाल विभाजन होगा और उसके खिलाफ जबरदस्त प्रतिरोध होगा। 1919 में जलियांवाला बाग, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में नमक सत्याग्रह, ये सब आने वाले थे। लेकिन इन सब की जड़ें 1900 के आसपास ही पड़ रही थीं। 1900 का भारत न पूरी तरह टूटा हुआ था, न पूरी तरह जागा हुआ। वह संक्रमण में था, एक ऐसे दौर में जहां पुरानी परंपराएं और नई सोच टकरा रही थीं। अंग्रेजी राज अपने चरम पर था, लेकिन उसकी जड़ें भीतर से कमजोर हो रही थीं। यह वो समय था जब भारत अपनी पहचान खोज रहा था, अपनी आवाज ढूंढ रहा था। दोस्तों, जब हम 1900 के भारत को देखते हैं तो हमें केवल गुलामी नहीं दिखती, हमें एक समाज दिखता है जो धीरे धीरे खुद को पहचान रहा है। यह वह भारत है जिसने 19वीं सदी की मार झेली, लेकिन 20वीं सदी की लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा था। यह वह दौर था जब आग धीरे धीरे सुलग रही थी। अभी लपटें नहीं उठी थीं, लेकिन धुआं साफ दिख रहा था। 1900 का भारत हमें सिखाता है कि बदलाव रातों रात नहीं आता। वह धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों से, विचारों से, सवालों से शुरू होता है। वह हमें याद दिलाता है कि हर बड़े आंदोलन की शुरुआत एक चुप्पी तोड़ने से होती है, एक कलम उठाने से होती है, एक मंच बनाने से होती है। अगर आपको इतिहास की ऐसी गहराई से महसूस होने वाली कहानियां पसंद हैं, तो दी अनसीन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए अगली बार किस दौर का भारत देखना चाहते हैं। मैं था वक्त का मुसाफिर और अगली बार फिर मिलूंगा इतिहास की एक और दबी हुई परत के साथ।